ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है, मतलब वेरी नहीं करता है। तो इनवेरिएंट मतलब वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट, इट मीन्स चार्ज लाइक फेज, जिस तरह से फेज और स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज, ये सब किस पे डिपेंड नहीं करते? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, चार्ज जो है लाइट फेज एंड स्पीड ऑफ लाइट डू नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। FOR का मतलब क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR है ना, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं उसको FOR, शॉर्ट फॉर्म में, है ना। क्या कहानी है कि चार्ज, फेज एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये सब के सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते, मतलब ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जर्वर की स्पीड पे नहीं डिपेंड करता। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स स्पीड एंड लोकेशन, है ना। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफिनेशन आप जानते होंगे, ये कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जर्वर इन स्पेस, है ना। तो चार्ज, लाइट फेज एंड स्पीड ऑफ लाइट डू नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे चलते हैं। चार्ज मास की तरह, मास के उल्टा, मास की तरह नहीं, मास के उल्टा स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज जो है मास की तरह स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मास स्पीड पे डिपेंड करता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक पोस्टुलेट होता है, अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है तो मास भी क्या करेगा? चेंज करता है उस हिसाब से। अगर रेस्ट पर रहेगा तो ऑब्जेक्ट का स्पीड, ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर बढ़ेगी तो कहानी क्या होगा? तब कहानी ये होगी कि मास भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर स्पीड घट रहा है तो मास भी क्या हो रहा है? मास क्या होगा? घट रहा है ना। तो स्पीड और मास में एक रिलेशन आता है जो मैंने बताया था, m = m0 1 - v/c का होल स्क्वायर। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो ये क्वांटिटी ओवरऑल क्या हो रहा है? लेस देन 1 हो रहा है, घट रहा है। ये क्वांटिटी घटेगा तो ये क्वांटिटी बढ़ रहा है। स्पीड घट रहा है तो मास भी क्या हो? घट रहा है। तो चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास क्या है? स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अगर ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो रहा है तो उसका मास क्या होगा? इंक्रीज करता है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसी कोई भी कहानी नहीं है, ये बेसिक पोस्टुलेट है, बेसिक कहानी है चार्ज का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड, अपने स्पीड पे, है ना। चार्ज डेंसिटी जो है चार्ज के उल्टा, चार्ज के जस्ट उल्टा चार्ज डेंसिटी देखिए, ये डिपेंड करता है स्पीड पे। तो चार्ज डेंसिटी बहुत तरह के होते हैं, लीनियर होता है, सरफेस होता है और वॉल्यूमेट्रिक होते हैं। तो चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है भाई? तो अपने स्पीड पे डिपेंड करता है, उसके स्पीड पे डिपेंड करता है। और इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्पीड, अगर इंक्रीज कर रहा है स्पीड तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। घट रहा है तो घटेगा, है ना। तो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्पीड। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो टॉपिक क्या था हमारा? चार्ज इज इनवेरिएंट। फिर से एक बार समझते हैं। चार्ज, फेज, स्पीड ऑफ लाइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज जो है मास की तरह अपने स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन चार्ज डेंसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज डेंसिटी और मास डिपेंड करता है स्पीड पे और इंक्रीज करता है अपने स्पीड में इंक्रीमेंट के साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सेलरेटेड चार्ज की कहानी। एक्सेलरेटेड चार्ज की कहानी हम लोग समझेंगे। तो एक्सेलरेटेड चार्ज तो हम लोग पढ़ना ही है। तो एक शब्द में आप ये समझ सकते हो कि जो भी चार्ज एक्सेलरेटेड हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितने सारे एक्सेलरेटेड चार्ज हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। पहले ये सोचो कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो क्या कहानी होगी। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो सिर्फ वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। चलिए, एक ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास, क्योंकि चार्ज से जुड़ा हुआ मास है, कुछ ना कुछ डिफरेंट मास होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्रिएट करता है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत बहुत कमजोर होता है, क्योंकि मास ही उसका बहुत बहुत कम होता है। लेकिन
चार्ज अगर अनएक्सेलरेटेड हो, मतलब चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो क्या क्या हो सकता है। तो उस कहानी में क्या होगा, अगर कोई चार्ज अनएक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, मतलब स्पीड उसका कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी उसकी कांस्टेंट है, तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है भाई, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने की वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्रिएट करता है। यहाँ देखिए कि ये जो है ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्रिएट करता है, तीनों चीजें क्रिएट करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हूँ चार्ज, ठीक है। तीसरा देखिए कि अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेट हो रहा हो या रिटार्ड हो रहा हो, तो दोनों कहानियों में वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्रिएट करता है, और एनर्जी रेडिएट करता है, रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। ये कहानी है एक्सेलरेटेड चार्ज का, जो इसके लिए एक चैप्टर बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका एक चैप्टर है 12th क्लास में, है ना, उसमें हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है, उसके बारे में हमें वहाँ पे इसके बारे में हमें क्या पता करना है, रिलेशन फाइंड करेंगे, ओके। ओके अभी हम लोग पढ़ेंगे चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपेल। चार्ज क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। लेकिन मास के बारे में हम लोग जानते हैं कि मास जो होता है सिर्फ अट्रैक्ट करता है। एक मास दूसरे मासिव बॉडी को या दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसका कुछ डिफरेंट मास होता है उसको सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता। लेकिन चार्ज की कहानी क्या है, चार्ज कैन अट्रैक्ट एज वेल एज रिपेल। चार्ज में दोनों कहानी है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन अट्रैक्ट द अदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रिपेल ऑल्सो, दोनों काम कर सकता है, चार्ज दोनों काम करता भी है। तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। लेकिन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। श्योर टेस्ट क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या श्योर टेस्ट क्या है, क्या अट्रैक्शन है क्या रिपल्सन है, क्या है, जरा आप बताओ सोच के कि श्योर टेस्ट क्या है। इलेक्ट्रिफिकेशन का प्योर और ट्रू टेस्ट क्या है, रिपल्सन है या अट्रैक्शन है। मैं तो कहूँगा कि रिपल्सन है। क्यों रिपल्सन क्यों है भाई, अगर हम अट्रैक्शन की बात करेंगे तो अट्रैक्शन में क्या होता है, एक अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है भाई। तो एक को अनचार्ज बॉडी आ गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए श्योर टेस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए, अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज कंडक्टर में अगर हमने रख दिया, अगर हमने कुछ चार्ज रख दिया, मान लो अंदर में हमने कुछ, तो दो केस हमारा आता है, पहला आता है कंडक्टर और दूसरा आता है इंसुलेटर। अगर हमने कंडक्टर में कुछ चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रखने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज रखने का मतलब क्या है कि हमने पॉजिटिव चार्ज को मान लो अंदर में रखा, मतलब इलेक्ट्रॉन को हटा रहे, रिमूव कर रहे हैं, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, ये चार्ज कहाँ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम किसी कंडक्टर में अंदर में देंगे तो सीधा उसके सरफेस पे आ जाएगा। नॉर्मल कंडक्टर आप समझ रहे हैं, रेगुलर कंडक्टर है, देख लीजिए। तो चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर,
चार्ज जो होता है वो कहाँ होता है, आउटर सरफेस, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चले जाता है। क्यों चले जाता है, क्या कहानी है इसके पीछे, क्यों आखिर ऐसा क्यों होता है कि चार्ज जो है आउटर सरफेस पे चले जाता है? इसकी कहानी ये है कि अगर सिमिलर चार्जेज हैं तो क्या होंगे, सिमिलर चार्जेज में मिनिमम रिपल्सन के लिए चार्जेज एज फार एज पॉसिबल रहना चाहेंगे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इसीलिए सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इतना ज़्यादा रिपेल करेंगे कि एक दूसरे से जितना हो सके संभव दूर रहने की कोशिश करेंगे, एज फार एज पॉसिबल, ओनली टू गेन द स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी गेन कब होता है, मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में। और मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, जब मिनिमम रिपल्सन होगा। और मिनिमम रिपल्सन कब होगा, जब वो चार्जेस, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर होंगे। तो सबसे ज़्यादा दूर कॉन्फ़िगरेशन यही तो है। अगर अंदर में भी चार्ज रखेंगे तो बाहर आ जाएगा, एक दूसरे के बहुत दूर आ जाएंगे, एक दूसरे के बहुत दूर आ जाएंगे। लेकिन अंदर में रहेंगे चार्ज अगर, तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से एक दूसरे के दूर जाना चाहेंगे और स्टेबिलिटी गेन करके चार्जेस अंत में क्या करेंगे, आउटर सरफेस पे चले जाते हैं। और ये बहुत कम समय में होता है, बहुत जल्द हो जाता है। ओके, तो कंडक्टर्स की कहानी है ये क्या है, कंडक्टर्स की कहानी है, इंसुलेटर की कहानी नहीं है। इंसुलेटर की कहानी कुछ अलग होती है। इंसुलेटर की कहानी क्या बयान करता है, इंसुलेटर की कहानी है कि जहां चार्ज को रखोगे चार्ज वहीं का वहीं रह जाएगा। मान लो ये इंसुलेटर है, ये क्या है, इंसुलेटर। अगर ये अब इंसुलेटर हो जाए, कंडक्टर नहीं, ये एक इंसुलेटर है। अब इसको हम मान लीजिए कि ये क्या है भाई, तो ये एक इंसुलेटर। इंसुलेटर में अगर हमने अंदर चार्ज रखा तो ये चार्ज यहीं का यहीं रह जाएगा और कहीं जाने वाला नहीं है। ड्यू टू इट्स हाई रेसिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक हो या फिर इंसुलेटर हो, इतना ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस होते हैं कि ये चार्जेस को मूव करने ही नहीं देते। जहाँ रहेंगे चार्ज वहीं का वहीं स्टेशनरी रह जाएगा। ठीक है, ये इंसुलेटर की कहानी होती है। इन इंसुलेटर्स इट रिमेन्स वेयर प्लेस्ड, जहां भी हम प्लेस करेंगे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। अंदर में ऐसा प्लेस किया तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, बाहर अगर हमने प्लेस किया तो बाहर के बाहर ही रह जाएंगे, यहाँ प्लेस किया तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कहानी ये है कि मे इनसाइड ऑल्सो, तो इंसुलेटर के अंदर में भी चार्ज रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अंदर में भी चार्ज रह सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे चलते हैं। इन कंडक्टर्स, जो खास करके इन कंडक्टर्स इरेगुलर चार्ज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। इन कंडक्टर्स इरेगुलर हो या रेगुलर हो, चार्ज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। पहले हम लोग ये समझेंगे कि रेगुलर की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए कि एक कंडक्टर का हम सरफेस पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। एक किसी कंडक्टर का सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये हमने फॉर्मूला लिखा है, Q इज द टोटल चार्ज रिसाइडिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर बाय R, है ना। तो चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई R² सिग्मा। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया। सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज इन वेरिंग विद रेस्पेक्ट टू एरिया, एरिया के रेस्पेक्ट, सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में चार्ज वेरी कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये यूनिफॉर्म नहीं है। अब कैसे नहीं है वो देखिए, यहाँ पर चार्ज जो है क्या है, चार्ज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर सरफेस पे पोटेंशियल इतना हमने रख दिया है ना, तो सरफेस पे इतना है, कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा हमने लिखा। तो चार्ज की वैल्यू अगर हमने इतना लिखा है तो ये सरफेस पे कितना है, सिग्मा इंटू आर। सिग्मा इंटू आर लिखेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो अगर हमने इरेगुलर बॉडी लिया, रेगुलर बॉडी की कहानी अगर हम देखेंगे तो आपको सीधा पता चलेगा, अगर इस टाइप का बॉडी हो, तो सरफेस हर जगह क्या होंगे, चार्ज यूनिफॉर्म होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ इस टाइप से बॉडी हो जाए, इरेगुलर कंडक्टर, ये भी कंडक्टर हो, इस टाइप का कंडक्टर हो जाए, तो इस कहानी में क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए कम है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पर इस सरफेस पर चार्ज क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे चार्ज क्या होंगे, कम होंगे। और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा।
इसके तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और चार्जेस कम हो गए। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बहुत कम है। इसकी वजह से यहाँ पे और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होगा। और बहुत ज़्यादा होगा तो रिपल्सन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिपल्सन ज़्यादा होने से क्या होगा, चार्जेस लीक करना शुरू करेंगे। चार्जेस उस पॉइंट से क्या करेंगे, लीक करेंगे। अगर ये पॉइंटेड इंड है तो यहाँ से आसानी से चार्ज लीक कर सकता है। अगर ये पॉइंटेड इंड है तो यहाँ से आसानी से चार्ज लीक कर सकता है। लाइटनिंग रॉड जो घरों के ऊपर लगाया जाता है उसमें क्या होता है, यही कहानी होती है। जो लाइटनिंग रॉड हम लगाते हैं घरों में, आसमान से बादलों से अगर संपर्क में आएगा तो ये सीधा चार्ज, ये बादल का चार्ज है प्लस, ये सीधा इसके अंदर चलता चला जाएगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है वो देखिए। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज आता नहीं है, निगेटिव चार्ज आता है ना। जो डिस्चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये पॉजिटिव है यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन जो है आयनाइज होता है। एटमॉस्फेयर का इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर आयनाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है। इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पर और लगता क्या है कि चार्ज इधर से इधर लीक हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है। एक्चुअली यही कहानी होता है। इसमें भी देखते होंगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन हो या नहीं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही बादल का हम मान लेते हैं, अगर इसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाके इसको न्यूट्रलाइज करेगा। आपके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, ये जाके न्यूट्रलाइज करेगा और ऐसा लगेगा जैसे इलेक्ट्रिक करंट बादल से धरती के अंदर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के तरफ ही होता है ना। ये कन्वेंशनल साइन है। तो इस तरह समझ सकते हैं सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r ओनली इन द कंडीशन सच दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट। सरफेस पे पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट होगा, तो ही ये कहानी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो सिग्मा क्या होगा, बहुत ज्यादा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है तो सिग्मा क्या है, बहुत कम। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कंडक्टर्स की कहानी क्या है। इरेगुलर कंडक्टर्स जिसका शेप इरेगुलर हो वही मैंने बता दिया। रेगुलर के बारे में बता दिया है ना। रेगुलर में जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए एक हमने ऐसा बना दिया, एक हमने ऐसा बना दिया, सबको दिख रहा है कि सेम रेडियस नहीं है। ठीक है, सेम रेडियस नहीं है, इसका रेडियस बड़ा है और इसका रेडियस छोटा है। ठीक है, चार्ज मान लो दोनों का सेम हो जाए, दोनों का हमने सेम चार्ज दे दिया, तो अब कहानी बताओ क्या होगा कि ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसका है, इसका है। ठीक है, यहाँ देखिए तो अगर चार्ज कांस्टेंट है और ये अगर कम है, ये अगर कम है तो ये क्या होगा, ज्यादा है। ठीक है, अगर चार्ज कांस्टेंट हो, अगर मान लो चार्ज कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि चार्ज क्या है, कांस्टेंट, हमने इतना चार्ज दिया है, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। r भी नहीं है, यहाँ r स्क्वायर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी r स्क्वायर है, तो यहाँ बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा और यहाँ क्या होगा, कम होगा। तो मान लो ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है, क्या रिलेशन, आपको अगर रिलेशन फाइंड करने के लिए पूछे तो आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो, सिग्मा 2 इज लार्जर देन सिग्मा 1। ठीक है, क्योंकि रेडियस इसका बड़ा है और उसका क्या है, छोटा है, तो सिग्मा 2 इज वेरी लार्जर देन सिग्मा 1, है ना। देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तीसरा कहानी ये भी हो सकता है कि सिग्मा अगर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, अगर चार्ज डेंसिटी ही कांस्टेंट हो तो क्या होगा, तब चार्ज जो है रेडियस पे डिपेंड करेगा। देख लीजिए, अगर ये कहानी बताऊं कि सिग्मा अगर कांस्टेंट हो जाए तो चार्ज किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, चार्ज ज्यादा उसके ऊपर स्टोर होगा। मान लो ये दोनों कंडक्टर हैं, इसमें दोनों में हमने सिग्मा कांस्टेंट रखा, दो स्फीयर हमने बनाया, एक स्फीयर ये और एक स्फीयर ये। ठीक है, अब इसमें दोनों में सिग्मा कांस्टेंट है, दोनों का सिग्मा क्या है, सेम है। इस सरफेस में बताओ ज्यादा चार्ज किसकी होगी, जिसका ज्यादा रेडियस होगा, इसका ज्यादा चार्ज होगा Q2 और ये क्या है Q1। तो इसमें क्या बता सकते हैं हम, Q2 इज लार्जर देन Q1। ओके, ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ।